हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे मंगियंस? क्या हाल चाल? आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड एंड एवरीवन इज ग्रेट एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आज की धमाकेदार क्लास में इंडियन हिस्ट्री में क्या हाल चाल है बेटा सभी लोगों के? सभी लोग बढ़िया है, मस्त है, स्वस्थ है? मेरी आवाज क्लियर है? मेरा वीडियो क्लियर है? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू? आवाज फट तो नहीं रही है? आवाज क्लियर है? वीडियो क्लियर है? आवाज क्लियर है? वीडियो क्लियर है? एक बार जरा थम्स अप करो चैट सेक्शन में। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल है भाई? ज्यादा एक्सपोजर है क्या फेस पर? ठीक है। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल है? आज के क्या अपडेट्स हैं आप लोगों के? व्हाट आर द अपडेट्स टुडे? क्या क्या किया आज आप लोगों ने? ओह माय गॉड, लक्ष्मी, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या अपडेट्स हैं आज के? बताओ भाई, व्हाट आर द अपडेट्स ऑफ टुडे? क्या अपडेट्स हैं आज के? बताओ क्या क्या किया आज? स्कूल गए थे नहीं गए थे? आज तो मंडे था, स्कूल गए होंगे। क्या अपडेट्स हैं भाई साहब? भाई साहब, अरे मारा है किसको? मार मुर के आ रहे हो यार, बहुत दिनों बाद मिला है। अरे नहीं यार, हम लोग मिले थे फ्राइडे को मिले थे। टुडे मंडे, टुडे सेकंड लास्ट क्लास ऑफ उमंग लाइव क्लास। आज सेकंड लास्ट क्लास है, फिर कल लास्ट क्लास है, उसके बाद आपका पूरा सिलेबस उमंग का, चाहे वो सिलेबस आ रहा हो चाहे वो डिलीटेड पोर्शन हो, मैम ने दोनों बढ़ा दिए हैं। आज अपना सेकंड लास्ट सेशन होने वाला है ऑफ लाइव। देन आई टुमारो टेक अप अ लाइव सेशन ऑफ योर लास्ट, मतलब इसका थर्ड लेक्चर पढ़ाऊंगी, आज लेक्चर नंबर 2 पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद हम बेटा रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। तो रिवीजन लेक्चर्स विल बी रिकॉर्डेड लेक्चर्स, बाकी सारे लेक्चर्स आपके लाइव कल खत्म हो जाएंगे। फ्रॉम माय साइड ईच एंड एवरीथिंग आई कंप्लीटेड, सारी चीजें मैंने पढ़ा दी आपको। जो आपके चैप्टर्स आ रहे हैं एग्जाम में, जो चैप्टर्स आपके सिलेबस में है वो भी, जो चैप्टर्स सिलेबस में नहीं है वो भी, सब पढ़ा दिया मैम ने। ओह माय गॉड, आई मिस यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई मिस यू ऑल, आई मिस यू ऑल अलॉट। लेकिन ये मिसी मिसी करने से पहले थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं, फिर मिसी मिसी खेलेंगे अपन, ठीक है? You got 19 out of 20, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है यार। मतलब अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम लोग का प्रोग्रेस हुआ था कि नहीं हुआ हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी में? क्लास 8 7 के कंपैरिजन में क्लास 8 में जब आई हो, तुमने पढ़ना स्टार्ट किया है हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस पढ़ना स्टार्ट किया है, इंप्रूवमेंट तुमने अपने अंदर देखा है कि नहीं देखा है? डिड यू सी एनी इंप्रूवमेंट ऑफ इन योरसेल्फ, या वेरी कंसिस्टेंसी है? जो क्लास 7 में फेल हो रहे थे, क्या ऐसे भी बच्चे हैं जो क्लास 7 में फेल हो रहे थे वो अब पास होने लगे हैं? जो पास हो रहे थे वो अब और अच्छे नंबर आने लगे हैं? ऐसा है क्या? प्रोग्रेस हुआ है क्या? प्रोग्रेस हुआ है क्या नहीं हुआ है? इमेंस प्रोग्रेस है, यस मैम। तो मतलब मेरा आपसे ये जो बच्चे फेल, जैसे क्लास 7 में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे हिस्ट्री में फेल हो गए होंगे, नंबर नहीं आए होंगे, 30 नंबर नहीं आ पाए होंगे, 40 नंबर नहीं आ पाए होंगे, यू मस्ट हैव गॉट फेल्ड। लेकिन तुम्हें उससे कुछ चेंज मिला क्या? इस क्लास 8 में इंप्रूवमेंट हुआ है, बहुत कुछ इंप्रूव हुआ है। हाँ यार, साइक्लोन आया हुआ है चेन्नई में, इंप्रूव हुआ है ना, लगभग इंप्रूव हुआ है। और जो लोग ऑलरेडी पहले से पास हो रहे थे, नाउ दे मस्ट बी स्कोरिंग गुड मार्क्स। तो ये कैसे हुआ? मतलब अभी चलो मैं पूछूंगी तुमसे, कल लास्ट सेशन में बात करूंगी, ये प्रोग्रेस कैसे किया तुमने? अपने ऊपर काम किया कैसे किया? आई टॉक ऑफ ऑल दीस थिंग्स टू यू, बट टुमारो आई विल टॉक। चलो आज भी करूंगी। अच्छा चलो, आज का लेक्चर बेटा बहुत बड़ा लेक्चर नहीं होने वाला है। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक विद यू एंड आई टीच यू आल्सो। आज का लेक्चर बहुत छोटा लेक्चर होने वाला है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंडिया एंड इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में मैंने क्या क्या बताया है? कोई बता सकता है? व्हाट डिड आई टीच यू लेक्चर नंबर 1? मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 1 में कि इंडिया जब आजाद हो गया था, आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिया आजाद हुआ था, तो इंडिया सिर्फ बेटा आजाद ही नहीं हुआ था, बल्कि उसके सामने कई सारे चैलेंजेस थे कि नहीं थे? यस मैम थे। अभी कौन कौन से चैलेंजेस हैं? व्हाट आर दीस चैलेंजेस? कम ऑन टेल मी इन द चैट सेक्शन। मेरे प्यारे बच्चे बताओ, कम ऑन टेल मी इन द चैट सेक्शन कौन कौन जैसे। हाँ वेरी गुड, रेफ्यूजीज, वेरी गुड। अच्छा लास्ट ईयर आपके आए थे 80 में 40 आए थे, आपके पास 60 आए, दिस इज गुड। तुमने 20 नंबर का इंप्रूवमेंट किया। अब यही इंप्रूवमेंट करोगे तुम्हारे 80 अपॉन 80 लग जाएंगे 9th क्लास में, और फिर 10th क्लास में तुम्हारे 100 अपॉन 80 लग जाएंगे। हाँ, रेफ्यूजीज का था, स्टेट्स का था, पार्टीशन था, लॉज आ गए थे, नेशनल लैंग्वेज आ गई थी, वेरी गुड, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, शाबाश। अरे मैं पूछ रही हूं प्रॉब्लम्स क्या क्या थे? प्रॉब्लम्स था, एक तो प्रॉब्लम थी हमें रेफ्यूजीज को सेटल करना था, उन्हें घर देना था, लोगों को जॉब देनी थी, गरीबी दूर करनी थी। जो हमारी कंट्री अलग अलग 500 प्रिंसी स्टेट्स में बटे हुए हैं, इन सबको यूनाइट करना था। हिंदू मुस्लिम के बीच में जो प्रॉब्लम्स है उन्हें खत्म करनी थी, अपर कास्ट लोअर कास्ट के बीच की प्रॉब्लम को खत्म करनी थी, और डेवलपमेंट करना था। यस और नो? यस भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुमने बिल्कुल सही आंसर दिया, ठीक है ना? तो उसके लिए क्या किया था? एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था भाई? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी? दबा के आंसर करो चैट सेक्शन में। Who was the, come on tell me, who was the father of the constitution, or we can say who was the chairman of the drafting committee? कौन था? वेरी गुड, आई एम गेटिंग वेरी गुड आंसर इन द चैट सेक्शन। बी आर अम्बेडकर, शाबाश बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए बच्चे, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बच्चे एक असेंबली बनाई गई थी। क्या बोलते हैं उस असेंबली को? क्या बोलते हैं उस असेंबली को? भाई बताओ भाई, क्या भाई बारी है? क्या बोलते हैं उस असेंबली को? वेरी गुड, आई एम गेटिंग करेक्ट आंसर इन द चैट सेक्शन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, शाबाश बेटा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बेटा, वेरी गुड, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, शाबाश बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन कब बनकर तैयार हो गया था? कब बनकर तैयार हुआ था? सर ने सबसे पहले आंसर दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, शाबाश। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बनकर तैयार हो गया था? व्हाट एम गेटिंग इन द चैट सेक्शंस? आई एम गेटिंग, मैं जरा जूम करती हूं और मैं देखती हूं क्या आया है। वेरी गुड, इट इज 26 नवंबर 1949। अब आई एम डूइंग जूम आउट एंड आई कैन सी ओवर, ठीक है ना? अब मुझे बताओ कि हमारा संविधान लागू कब हुआ था? व्हेन वाज आवर कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड या केम इनटू इफेक्ट? केम इनटू इफेक्ट कब आया था? कब आया था? अगेन आई नीड टू ज़ूम और व्हाट? अगर मुझे स्पेस ज़ूम करने की जरूरत है क्या? लेट मी ज़ूम 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 ज़ूम। ओके, सो वी आर राइटिंग 26 जनवरी 1950। वेरी गुड, ज़ूम आउट ज़ूम आउट ज़ूम आउट ज़ूम आउट एंड वेरी गुड, आई एम गेटिंग वेरी गुड आंसर्स, वेरी गुड आंसर्स आई एम गेटिंग। ओके भाई, शाबाश भाई। देखो यार, आज का लेक्चर जो आपका डिपेंड होने वाला है वो होने वाला है लैंग्वेज के बेसिस पर। आज आप हमारे भारत में अलग अलग स्टेट्स देखते हो, एंड स्टेट्स आर लाइक बिहार, लाइक ओडिशा, लाइक आसाम, लाइक बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। पहले तो ये स्टेट्स नहीं थी, पहले तो सब प्रिंसी स्टेट्स थी, सब राजा रजवाड़े राजा महाराजा चीजें थी। बात क्या हुआ बेटा? कुछ ऐसी हरकत हमारी आजादी के बाद इंडिया में हुई जिससे कि हमारे स्टेट्स में, हमारी कंट्री में स्टेट्स का फॉर्मेशन हो गया था। सो हाउ वर स्टेट्स टू बी फॉर्म्ड? ये स्टेट फॉर्मेशन कैसे हुआ? और जब एक स्टेट बन गई थी तो उसके बाद कई सारी स्टेट्स बनी गई थी। तो लिंग्विस्टिक बेसिस पर, व्हाट डू यू मीन बाय लिंग्विस्टिक बेसिस? लिंग्विस्टिक का मतलब होता है बेटा लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट की फॉर्मेशन हमारे इंडिया में हुई थी। जैसे बिहार बना, तो बिहारी बोली गई तो बिहार बना दिया, जो बंगाली बोलते हैं उनको बंगाल बना दिया, जो मराठी लैंग्वेज बोल रहे हैं उनके लिए महाराष्ट्र बना दिया, जो तेलुगु लैंग्वेज बोल रहे हैं उनके लिए आंध्र प्रदेश बना दिया, समझ रहे हो? जो पंजाबी लैंग्वेज बोल रहे हैं उनके लिए पंजाब बना दिया, ठीक है ना? तो ये स्टेट्स कैसे बनी थी आज हम ये पढ़ेंगे। एंड देन हमारी कंट्री को डेवलपमेंट, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया कि भाई इंडिया का डेवलपमेंट करना था, तो डेवलपमेंट करने के लिए एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना? चलो बेटा, तो पहले हेडिंग डाल लो, हाउ वर स्टेट्स टू बी फॉर्म्ड, और एक ऐसे प्लस साइन बना लीजिए। जो नोट्स बना रहे हैं बेटा ऐसे प्लस साइन बना लो, ठीक है ना? चलो आ जाओ। तो स्टेट कैसी बनी थी देखो मैं आपको बता दूं। 1920 के टाइम पर जब हमारे जवाहरलाल नेहरू जी और सब लोग रूल कर रहे थे, सॉरी ये सभी लोग थे, अंग्रेज हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, तो 1920 में कुछ कांग्रेस लीडर्स ने हमारे देश के लोगों को वादा किया था कि अगर आप हमें फ्रीडम स्ट्रगल में ज्वाइन करेंगे, भारत की आजादी में अगर आप हमें सहयोग देंगे, अपना सहयोग देंगे इस आजादी की लड़ाई में, तो आगे चलकर हम आपके लिए आपकी भाषा के अनुसार आपको अलग अलग स्टेट्स बनाकर दे देंगे। क्या कह रहा है? इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट टेक एनी स्टेप टू ऑनर इट्स प्रॉमिसेस ऑफ 1920s। 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जितने भी वादे करे थे, खास तौर से किस चीज को लेकर? स्टेट बनाने को लेकर जो वादे करे थे, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1947 के बाद कोई भी वादा पूरा नहीं किया। अब कहा क्या था? उन्होंने बोला था आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद, ईच मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप
मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप, हर एक भाषा बोलने वाले ग्रुप के लिए अपना खुद का प्रोविंस होगा। प्रोविंस बोल दो या स्टेट बोल दो, एक ही बात है। इतना समझ में आया कि नहीं? पॉइंट नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे, ठीक है ना? हम सब करते हैं ना, तो सब कुछ क्लियर हो रहा है तो मुझे कन्फर्मेशन देते रहना चैट सेक्शन में। तो आईएनसी के लीडर्स ने बोला था 1920 में वादा किया था कि आजादी के बाद, जब हम आजाद हो जाएंगे तो आजादी के बाद हर भाषा के लिए अलग से हम एक प्रोविंस, अलग से हम एक स्टेट बना देंगे। अब हम 1947 में आजाद हो गए हैं, तो वादा के अनुसार आपको वादा पूरा करना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। अब देखते हैं कितना वादा निभाया, नहीं निभाया वादा। भाई 1947 में जब इंडिया आजाद हो गया तो उसके बाद आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कोई वादे अपने पूरे नहीं करे। क्यों नहीं करे? क्यों नहीं करे? खुद बता सकते हैं क्यों नहीं करे? व्हाट वाज द रीजन? Prime Minister Jawaharlal Nehru and Deputy Prime Minister Sardar Vallabhbhai Patel were against the creation of linguistic states. They were against the creation. वो नहीं चाहते थे कि लैंग्वेज के बेसिस पर कोई स्टेट बने। क्यों? क्यों भाई? पहले तो वादा कर दिया, अब वादा पूरा नहीं करे। बेटा वादा क्यों नहीं पूरा करे? नो मनी नहीं, पैसे की कोई है ही नहीं। नो मनी पॉलिटिक्स, पैसा नहीं, पैसे का कोई रोल नहीं है। उन्होंने बोला यार कि अगर हम एक स्टेट बना देंगे, अगर हमने किसी एक लैंग्वेज को लेकर एक स्टेट बना दी तो बाकी सारे लैंग्वेजेस बोलेंगे हमको स्टेट बना के दो, हमको स्टेट बना के दो, हमको स्टेट बना के दो, तो इंडिया बट जाएगा। तो उन्होंने दूर की सोची। नो मनी नहीं, डिवाइड एंड रूल नहीं था, यूनिटी नहीं भाई साहब, ये सब पैसे की तो कोई लेने नहीं है ना भाई। प्रॉब्लम ये थी कि अगर मान लो आज जैसे मैं आपको बताऊंगी तेलुगु स्पीकिंग लोगों ने डिमांड करी, हमारे लिए आपने वादा किया था कि आप अलग से स्टेट बनाओगे तेलुगु वालों के लिए, तो बनाओ। सरकार ने मना कर दिया, हम नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि सरकार को पता था कि अगर आज तेलुगु के लिए बना दिया तो कल बिहारी मांगेगा, फिर परसों बंगाल मांगेंगे, फिर महाराष्ट्र मांगेगा, फिर कन्नड़ मांगेंगे, फिर उड़िया मांगेंगे, फिर गुजराती मांगेंगे। तो इस तरीके से हमें पूरे इंडिया को अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, तो इंडिया डिवाइड हो जाएगा। और ये लोग चाह रहे थे इंडिया डिवाइड ना हो, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इंडिया से एक नया देश पाकिस्तान बन चुका है। समझ रहे हो ना? डिवीजन ऑफ इंडिया हो जाएगा, इसलिए नहीं कर रहे थे। तो जो हमारे उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी और जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इन्होंने बोला कि नहीं भाई हम क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट नहीं करना चाहते, हम इस क्रिएशन को नहीं करना चाहते, ठीक है ना? क्रिएटेड ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट अमंग द स्पीकर्स ऑफ कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु। अब जब इन लोगों को पता चला, ये कन्नड़ वाले लोगों को, मलयालम लोगों को, मराठी लोगों को, तेलुगु लोगों को, कि भैया इस तरह की स्टेट नहीं बना रहे हैं, उन्होंने बोला हमारे लिए स्टेट बनाओ। तो उनको लगा यार बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, डिसअपॉइंटमेंट हो गया, बिल्कुल निराश हो गए बिल्कुल कि आपने पहले वादा किया था, अब आप नहीं कर रहे हो, अब वादा के अनुसार बात पूरा नहीं कर रहे हो। मलयालम ने डिमांड कर दिया, कन्नड़ ने डिमांड करा, तेलुगु ने डिमांड करा, मराठी ने डिमांड कर रखा था, ये आजादी से पहले डिमांड कर रखा था कि हमको एक नया स्टेट बनाकर देना। तो जवाहरलाल नेहरू जी उस वक्त हाँ बोल दी थी, इंडियन मिनिस्टर्स ने, इंडियन कांग्रेस के मिनिस्टर्स ने उस वक्त हाँ बोल दी, लेकिन बाद में उन्होंने बोला ये चीज कि भैया लॉन्ग टर्म का सोचना है अपन को, अगर एक को बना देंगे तो सब मांगेंगे, इसलिए उन्होंने बोला कि हमको नहीं करना है, हम नहीं बना के देंगे स्टेट आपको। फिर क्या हुआ? स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेस्ट केम फ्रॉम तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट। ये तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट पहले मद्रास में थी, ठीक है ना? तो मद्रास प्रेसिडेंसी यानी तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट से सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगा, लोग सड़कों पर उतर आए, डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट सबसे ज्यादा तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट में आया, तेलुगु स्पीकिंग लोगों ने सबसे ज्यादा परफॉर्म किया। 1952 के इलेक्शंस में क्या हुआ? कैंपेनिंग करी गई। कैंपेनिंग क्या समझते हो भाई? सरकार के खिलाफ रैलीज करी गई, काले झंडे दिखाए गए, ब्लैक फ्लैग दिखाए गए। भाई ब्लैक फ्लैग कब दिखाते हैं? जब आप किसी चीज को सहमत नहीं हो तो आप यहाँ पर ब्लैक फ्लैग दिखा देते हो या ब्लैक पट्टी पहन लेते हो, काला कलर का पट्टी पहन लेते हो। क्यों? क्योंकि आप उसी को प्रोटेस्ट कर रहे हो। तो जब 1952 के जनरल इलेक्शंस आए थे, तो उसमें लोगों ने कैंपेनिंग करी, काले झंडे दिखाए, किसको दिखाए? नेहरू जी को दिखाए। वर शोन टू पीएम नेहरू जी डिमांडिंग वी वांट आंध्रा। तो इन तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स ने, ये जो तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स थी, ये जो तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स हैं, तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स, ये तो तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स थी, इन लोगों ने क्या डिमांड करी? वी वांट आंध्रा, हमें आंध्र प्रदेश बनाकर दो। आंध्रा ANDHRA, आंध्र प्रदेश। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस 52 में 1952 के जनरल इलेक्शंस में, 1952 के जनरल इलेक्शंस में, जनरल इलेक्शन का मतलब होता है लोकसभा का इलेक्शन जो अभी 2024 में होने वाला है, ठीक है ना? आगे बात करो। अब इस तेलुगु में एक व्यक्ति का नाम सामने आएगा और उनका नाम है वेतरन गांधीयन पोट्टी श्रीरामुलु। क्या नाम है? पोट्टी श्रीरामुलु, ठीक है ना? इन व्यक्ति का नाम सामने आएगा और ये चले गए भूख हड़ताल पर, आंध्र प्रदेश में डिमांड करने लगे। मैं व्हाट इज आंध्रा? आंध्रा इज आंध्र प्रदेश, ठीक है ना? आंध्र प्रदेश स्टेट है ना हमारी कंट्री में, तो वो बना कैसे वो मैं बता रही हूं आपको, ठीक है ना? तो इन व्यक्ति ने क्या, इनका नाम क्या है? पोट्टी श्रीरामुलु, ठीक है? इन्होंने चले गए भूख हड़ताल पर कि हम कुछ नहीं खाएंगे, अनशन पे बैठ गए बिल्कुल। और अनशन पे बैठने के बाद 58 डेज बाद इनकी डेथ हो गई। अब जनता और भड़क गई कि एक व्यक्ति ने डिमांड करी हमको आंध्रा बनाकर दो, आंध्रा नहीं बना, सरकार के ऊपर प्रेशर आया, कैसे भाई? 58 डेज तक उन्होंने कुछ खाया नहीं, हंगर स्ट्राइक करते रहे और उनकी डेथ हो गई। जब डेथ हो गई तो लोग तेलुगु स्पीकिंग कम्युनिटी और ज्यादा गुस्से में आ गई और उनके मास प्रोटेस्ट करने लगे। मास प्रोटेस्ट फोर्स दी सेंट्रल गवर्नमेंट। जब यही तेलुगु स्पीकिंग लोग हंस क्यों रहे हो भाई? नाम है उनका, हंस क्यों रहे हो? हंस क्यों रहे हो? अजमत पढ़ लो, ठीक है ना? तो इन पोट्टी श्रीरामुलु का इनकी डेथ हो जाती है 58 डेज बाद। 58 डेज बाद जब डेथ हो गई तो भाई जनता और भड़क गई। जब जनता और भड़क गई तो जनता और प्रेस करने लगी। जब जनता और प्रेस करने लगी, सड़कों पर उतर आई, तो फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट यानी हमारे देश की जो केंद्र सरकार है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको अपने घुटने टेकने पड़े और एक नया स्टेट आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा। और ये कब स्टेट बना कब था? ऑन 1 अक्टूबर 1953। तो मास प्रोटेस्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट दी डिमांड, जो डिमांड वो कर रहे हैं कि हमको स्टेट बनाकर दीजिए, डिमांड, एंड अ न्यू स्टेट आंध्रा केम इनटू बीइंग ऑन 1 अक्टूबर 1953। बहुत तुम लोग शैतान बच्चे हो, बहुत शैतानी कर रहे हो, बहुत ज्यादा भाई साहब। इट इज POTTI, ठीक है? ऐसे बोलेंगे तेलुगु में नाम तो इल्ले करते रहते हैं, बोले दादा इल्ले, ठीक है ना? ओके, सो फाइनली गवर्नमेंट को मानना पड़ा एंड ऑन 1 अक्टूबर 1953 आंध्र प्रदेश केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब एक नया स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तेलुगु लैंग्वेज के बेसिस पर एक नया स्टेट बन गया था, ठीक है ना? आफ्टर द क्रिएशन ऑफ आंध्रा, अब आंध्रा के बनने के बाद क्या हुआ? अदर लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज डिमांडेड देयर ओन सेपरेट स्टेट। वही जो उनको सता रहा था कि अगर एक लैंग्वेज के लिए बना देंगे तो सबके लिए बनाना पड़ेगा। तो वही चीज हुई आंध्रा के बनने के बाद बाकी जितने भी लिंग्विस्टिक रूप से जितने भी लैंग्वेज कम्युनिटी थी अलग अलग, चाहे बिहारी हो, बंगाली हो, असमी हो, उड़िया हो, कन्नड़ हो, उन सबने बोला कि भाई हमको बनाकर दो। आंध्रा को दिया तो हमको भी अलग स्टेट बनाकर दीजिए। तो इसके लिए बेटा एक स्टेट रीऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाई गई थी। स्टेट रीऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या हुआ कि स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करी जाए, स्टेट की बाउंड्रीज बनाई जाए। भाई इतना एरिया आंध्र प्रदेश, इतना बिहार, इतना बंगाल, इतना महाराष्ट्र, इतना कन्नड़, ये एक उसके लिए स्टेट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक स्टेट रीऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाई गई थी, which was set up which submitted its reports in 1956। और इस स्टेट रीऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने 1956 में अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करी थी। क्या कह रही है? रिड्यू द डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोविंशियल बाउंड्रीज। फिर से जो भी जितनी भी प्रोविंशियल बाउंड्रीज थी, जितने भी प्रोविंसेस थे, जितने भी स्टेट्स थी, उन सब की बाउंड्रीज को फिर से बनाया, रीड्रॉ करा टू फॉर्म कॉम्पैक्ट प्रोविंसेस। किन किन के लिए? आसामीज यानी आसाम बनाया गया, बंगाली यानी कि बंगाल बनाया गया, उड़िया उड़ीसा बनाया गया, तमिलनाडु बनाया, मलयालम बनाया गया, कन्नड़ बनाया गया, एंड तेलुगु स्पीकर्स। तो इतने सारे लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग स्टेट बनाई गई थी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया?
क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है ना? लार्ज हिंदी स्पीकिंग रीजन, अब ज्यादातर हिंदी के लोग हिंदी बोलते कहां बोलते हैं? नॉर्दर्न इंडिया में बोलेंगे, सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया। तो लार्ज हिंदी स्पीकिंग रीजन, सेंट्रल प्रोविंस, आज इसको हम बेटा यूपी कहते हैं, सेंट्रल प्रोविंस, ये मध्य प्रदेश, यूपी, इधर उधर के एरिया, ये सारे आपके सेंट्रल प्रोविंस में आते हैं, ठीक है ना? तो जो लार्ज हिंदी स्पीकिंग रीजन थे, जहां पर मैक्सिमम हिंदी बोली जाती थी, जो सेंट्रल प्रोविंस था, इसको तोड़कर कई नए स्टेट बनाए गए थे, वाज आल्सो ब्रोकन, तोड़ दिया गया टू फॉर्म सेवरल न्यू स्टेट्स। तो एक बड़ा सा सेंट्रल प्रोविंस था, उसमें ज्यादातर लोग हिंदी बोल रहे थे, तो उन सभी हिंदी बोलने वाले लोगों को अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर दिया। एंड इन 1960 1960 तक बाइलिंगुअल स्टेट ऑफ बॉम्बे डिवाइडेड इनटू सेपरेट स्टेट ऑफ मराठी एंड गुजराती। और 1960 में बड़ी स्टेट जो महाराष्ट्र है उसको डिवाइड कर दिया गया और महाराष्ट्र से दो नए स्टेट बनाए गए थे, एक बना मराठी यानी महाराष्ट्र और उसमें से एक बना गुजरात यानी गुजराती। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है ना? देन इन 1966 में पंजाब बहुत बड़ा स्टेट था, उसको तोड़कर हरियाणा बनाया गया। पंजाब वाज डिवाइडेड इनटू पंजाब एंड हरियाणा। तो एक बड़ा सा पंजाब स्टेट था, उसको डिवाइड कर दिया गया और उसमें से हरियाणा एक नया स्टेट बना दिया गया। तो भाई सारे स्टेट्स कैसे बन गए, समझ में आया कि नहीं आया? ऑल द स्टेट्स, हाउ वर द स्टेट्स फॉर्म्ड, इज इट क्लियर टू यू? बताओ। बस तुम्हें उसके नाम में मजा आ गया, बाकी तुम्हें पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें उसके नाम में मजा आ गया। यस, सीसी आ गया भाई, सीसी आ गया चैट सेक्शन में, वेरी गुड। तो दीस आर द वेज, ये वो तरीके थे जिससे कि स्टेट बना गया था। तो पहले क्या था, आईएनसी के लीडर ने वादा कर दिया, अब वादा के अनुसार आपको पूरा करना पड़ेगा, लेकिन दे वर नॉट डूइंग इट। क्यों? क्योंकि अगर एक बना दिया, एक लैंग्वेज के बेसिस पर अगर हमने स्टेट बना दिया तो बाकी सब मांगेंगे, और वही हुआ। एक व्यक्ति की जान चली गई उसमें, स्टेट डिमांड करने में सरकार ने घुटने टेके आंध्र बना दिया। अब आंध्र बनाया तो आसाम ने बोला हमको चाहिए, बंगाली ने बोला हमें चाहिए, उड़िया ने बोला हमें चाहिए, तमिल ने बोला हमें चाहिए, मलयालम ने बोला हमें चाहिए, कन्नड़ ने बोला हमें चाहिए। तो फिर से इन सबकी बाउंड्रीज डिसाइड करी गई। बड़ा सा एक सेंट्रल प्रोविंस था, उसको तोड़कर कई स्टेट बनाया गया। महाराष्ट्र में से तोड़कर गुजरात बनाया गया, पंजाब से तोड़कर हरियाणा बनाया गया था। ठीक है ना? तो दीस वर हाउ वर द स्टेट्स फॉर्म, स्टेट्स कैसे बनेगी उसके लिए एक स्टेट रीऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाई गई थी। ठीक है ना? याद है ना कि नहीं याद है? हो गया मैम, याद हो गया? ठीक है ना? रीऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट फिर सबमिट करी थी 1956 में। अब आज बेटा अपना दूसरा पॉइंट आता है, एंड दैट इज प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट। भाई इंडिया आजाद हुआ था तो इंडिया को डेवलप भी करना था ना, क्योंकि हमारे देश से जो भी रिसोर्सेज थे वो अंग्रेज अपने देश ले आते थे, हमें भंगी बना दिया था, तो हमको अपना डेवलपमेंट करना जरूरी था। तो डेवलपमेंट करने के दो ऑब्जेक्टिव थे। कौन से दो ऑब्जेक्टिव है? देखो, लिफ्टिंग इंडिया एंड इंडियंस आउट ऑफ पॉवर्टी। डेवलपमेंट कैसे करना था कि भाई गरीबी से बाहर निकालना है लोगों को, गरीबी से लोगों को बाहर निकालना है। और दूसरा क्या है, ऐसा डेवलपमेंट करना है जिससे हम अपने देश में मॉडर्न टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल बेस बना सके। दैट मींस हम अपने देश की इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप कर सके, इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करना चाहते थे। ठीक है ना? क्योंकि बेटा जिस भी देश का इंडस्ट्रियल सेक्टर ज्यादा मजबूत होता है, इंडस्ट्रीज को कहते हैं बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। जो इंडस्ट्रीज होती है ना, इंडस्ट्रीज को बोलते हैं बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, हमको सीधा खड़े होने में मदद करती है, वैसे ही देश की हड्डी कौन है? इंडस्ट्रीज होती है। ठीक है ना? इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल, देश की रीढ़ की हड्डी इंडस्ट्रीज होती है। जितना अगर देश में इंडस्ट्रीज होंगी उतना अच्छे देश की इकोनॉमी होगी। तो उन्होंने भाई बोला कि भैया हमें मॉडर्न टेक्निकल और इंडस्ट्रियल बेस बनाना है, हमें अपनी इंडिया में मॉडर्नाइज करनी है चीजें, दूसरा इंडस्ट्री सेटअप करनी है। तो इसके लिए क्या किया गया, स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया था। प्लीज सी ओवर हियर, सेटअप अ प्लानिंग कमीशन। 1950 में एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया था। क्या काम था इसका? इसका काम था टू डिजाइन एंड एग्जीक्यूट दी सूटेबल पॉलिसीज एंड प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका काम था कि भाई देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए, देश की आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए आपको कुछ पॉलिसीज, कुछ प्लान्स बनाने हैं, उनको डिजाइन करना है, उनको एग्जीक्यूट करना है। कैसे हम अपनी इंडिया को इस गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं, कैसे हम अपनी इंडिया में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कर सकते हैं, कैसे हम अपनी इंडिया में इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं, इन सब के लिए आपको कुछ पॉलिसीज और प्लान बनाना जरूरी है। ठीक है ना? मिक्स इकोनॉमी की बात करी गई। मिक्स इकोनॉमी का मतलब क्या होगा? देखो, इकोनॉमी में दो लोग होते हैं। इकोनॉमी में अभी क्लास 9th में आओगे ना तो आपकी इकोनॉमिक्स आ जाएगी। बेटा इकोनॉमी में दो लोग होते हैं, एक होता है आपका पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है ना? सरकार के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना कि भाई हमारे फादर पब्लिक सर्वेंट है, दैट मींस गवर्नमेंट सेक्टर में है। और एक होता है बेटा प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर, इसको मैं आपको इंडस्ट्रीज वाले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूं। तो इसे कहते हैं मिक्स इकोनॉमी, जहां प्राइवेट लोग भी काम कर रहे हैं देश की आर्थिक स्थिति इंप्रूव करने के लिए, और गवर्नमेंट तो काम कर ही रही है। ठीक है ना? तो हमारी कंट्री में मिक्स इकोनॉमी वाली मॉडल फॉलो किया गया। हमारे यहाँ मिक्स इकोनॉमी आई। क्या क्या आया? द स्टेट यानी कि पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर टू प्ले एन इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री रोल इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड जनरेटिंग जॉब्स। कि भाई हमारे देश की आर्थिक स्थिति को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट भी आगे आई और प्राइवेट सेक्टर भी आगे आया। कुछ इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ने बनाई, कुछ इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर में। जैसे टिस्को क्या है? गवर्नमेंट थोड़ी है, प्राइवेट सेक्टर है। तो प्राइवेट में इंडस्ट्री आती तो क्या होता है? देखो मैं आपको बताऊं होता क्या है। देखो ये एक इंडस्ट्री है, लेट्स से ये टिस्को है। ठीक है ना? ये टिस्को है, हम टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बना रहे हैं, तो समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है ना? अभी कंपनी बना दी हमने, अभी कंपनी हमने बनाई है। ठीक है भाई, ये कंपनी हमने बना दी, कंपनी बन गई। अब कंपनी में हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए लोग काम करने के लिए, है ना? कंपनी अपने आप तो चलेगी नहीं, तो वी वांट पीपल टू वर्क इन इट, है ना? तो हमें चाहिए लोग, पीपल, हमको चाहिए पीपल। तो अब जब पीपल चाहिए तो क्या होगा भाई? जॉब अपॉर्चुनिटीज आ गई, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल गई लोगों को। टीआईएस, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल गई। अभी तक कोई काम नहीं कर रहे थे, बिल्कुल नल्ले थे, विभूति नारायण मिश्रा बन गए। लेकिन जब कंपनी आ गई तो क्या बन गए ये लोग बन गए तिवारी जी। ठीक है ना? ये कौन है? ये सब नल्ले लोग बैठे हुए, कोई काम नहीं है इनके पास, बट जॉब अपॉर्चुनिटी आ गई, तिवारी जी बन गए। अब जब इनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी आ गई, कंपनी में काम करने लगे, तो कंपनी में काम करने की वजह से क्या हुआ? इनके पास हाथ में पैसा आने लगा, रुपीज आने लगे। ठीक है? हजमा ड्राइंग पर, ठीक है, इनके हाथ में पैसा आने लगा। जब इनके हाथ में पैसा आने लगा तो इससे दो फायदे हुए। दो फायदे क्या हुए भाई? एक तो इन्होंने अपना पैसा मार्केट में खर्च करना शुरू कर दिया। भाई पैसा आएगा तभी चॉकलेट खरीद पाओगे, पैसा आएगा तभी कपड़ा खरीद पाओगे, पैसा आएगा तभी जो है सामान गोल्ड खरीद पाओगे। दूसरी चीज, पैसा आने से पॉवर्टी दूर हो गई, गरीबी दूर हो गई, गरीबी दूर हो गई। मार्केट में पैसा खर्च किया, जब मार्केट में पैसा खर्च करा तो क्या हुआ? हमारे देश की इकोनॉमी ऊपर चली गई। ठीक है ना? क्लियर है? अब जैसे मान लो यहाँ पर बन रही है कारें, ठीक है? अब पहले कार सिर्फ 10 लोग खरीद पा रहे थे, क्यों? क्योंकि भाई 10 ही लोग काम कर पा रहे हैं। लेकिन अब चूंकि इंडस्ट्री आ गई, जॉब अपॉर्चुनिटी आ गई, अब 10 के बजाय 20 लोग काम कर रहे हैं, तो अब डिमांड कार की कितनी हो गई? 20 लोगों ने डिमांड कर दी कार की। 20 लोगों ने बोला, हम पहले 10 लोग बोले थे हमको कार चाहिए, हमको कार चाहिए, हमको कार चाहिए, क्योंकि 10 के पास पैसा था। अब 20 के पास पैसा आ गया, क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री आ गई तो लोगों को जॉब मिली, लोगों को जॉब मिली तो लोगों के पास पैसा आया। जब पैसा आया तो तीसरी चीज क्या हुई? नई डिमांड आ गई, न्यू डिमांड आ गई।
जब पैसा आया तो इन्होंने डिमांड करी कि भाई हम भी कर लेंगे। अब जब नई डिमांड आई तो भैया नई डिमांड इनको फुलफिल करना पड़ेगा। जब इनको फुलफिल करना पड़ेगा तो प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हो गई। प्रोडक्शन अभी तक 10 कार की हो रही थी, लेकिन जब डिमांड आ गई तो अब प्रोडक्शन कितना हो गया? अब प्रोडक्शन 20 कार का हो गया। प्रोडक्शन जब 20 कार का होगा तो भाई लेबर भी चाहिए। अभी तक 10 कार के हिसाब से लेबर था, अब प्रोडक्शन ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, तो 20 कार के हिसाब से हमको और लोग एम्प्लॉय करने पड़ेंगे और लोगों को नौकरी पर रखना पड़ेगा। जब और लोगों के पास नौकरी आएंगी तो और लोगों के पास पैसा आ जाएगा। जब और लोगों के पास पैसा आ जाएगा तो और गरीबी कम हो जाएगी। जब और लोगों के पास पैसा आएगा तो और पैसा मार्केट में खर्च होगा। जब और लोगों के पास पैसा आ जाएगा तो और डिमांड आ जाएगी। जब और डिमांड आ जाएगी तो अब यहाँ 20 की जगह अब 30 कारें बनने लग गई हैं। ये होती है इकोनॉमिक्स। क्लास 9 में यही पढ़ोगे। ये है इकोनॉमिक्स। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे होता है प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर हुई ना इकोनॉमिक्स क्या है? ये है इकोनॉमिक्स। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कह रहा है मैम सत्यम पांडे पता नहीं यार बेटा, आई डोंट नो। यस मैम समझ में आ गया। दिस इज इकोनॉमिक्स। कह रही मैम रेस्पायर तो कर लेती, वो कह रहा था मैम सांस तो आप लेती, तो कह रहा मैम रेस्पायर तो कर लेती बेटा। क्या बोल रहे हैं तुम लोग यार? ठीक है ना? पता नहीं यार, आर्यन मिश्रा आई डोंट नो, शायद मे बी, पता नहीं कुछ। ठीक है ना? तो दिस इज ये है इकोनॉमी। क्लियर है? तो भाई इसी इकोनॉमी में बोला गया कि भाई हमको क्या करना है, हमको चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो, दोनों को हमारे कंट्री की प्रोडक्शन को एक तो इंक्रीज करना है, इंक्रीज प्रोडक्शन एंड जनरेट न्यू जॉब। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली लोग चाहिए। भाई पार्ले जी बिस्किट पहले 10 बन रहे थे तो 10 लोग काम कर रहे थे, अब पार्ले जी बिस्किट की डिमांड आ गई 50 तो अब 50 लोग चाहिए। तो जब प्रोडक्शन बढ़ा तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्रिएटिंग जॉब्स आ गई, नंबर ऑफ जॉब्स भी बढ़ गए। क्लियर है? ठीक है ना? जो क्या कह रहा है प्लानिंग कमीशन टू डिफाइन व्हिच इंडस्ट्रीज वुड बी इनिशिएटेड बाय स्टेट सेक्टर। अब प्लानिंग कमीशन ने क्या किया? प्लानिंग कमीशन ने डिसाइड करा, प्लानिंग कमीशन ने क्या डिसाइड करा? प्लानिंग कमीशन ने बोला हम बताएंगे कौन सी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ओपन करेगी, कौन सी इंडस्ट्रीज इक्वल टू स्टेट या बोल दो पब्लिक सेक्टर, कौन सी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ओपन करेगी और कौन सी इंडस्ट्रीज प्राइवेट ओपन करेंगे, प्राइवेट सेक्टर कौन सी ओपन करेंगे। ठीक है ना? ठीक है ना? तो कह रहा है प्लानिंग कमीशन टू डिफाइन, प्लानिंग कमीशन बताएगा व्हिच इंडस्ट्रीज वुड बी इनिशिएटेड बाय स्टेट सेक्टर, कौन सी इंडस्ट्रीज ऐसी होंगी जो स्टेट सेक्टर में स्टेट सेक्टर जो है उसको ओपन करेंगी, एंड व्हिच बाय प्राइवेट सेक्टर, और कौन सी प्राइवेट सेक्टर ओपरेट करेंगी। ठीक है ना? इससे क्या होगा? इससे आएगा बैलेंस। भाई ऐसा नहीं कि सारी चीजें स्टेट ने बना दी, प्राइवेट को कुछ नहीं मिला, या सारा कुछ इंडस्ट्रीज प्राइवेट ने खोल दी, स्टेट को कुछ नहीं मिला। तो इससे क्या होगा? इससे होगा बेटा मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन डिफरेंट रीजंस एंड स्टेट। तो इससे एक बैलेंस बना रहेगा। ठीक है ना? इकोनॉमी में एक बैलेंस बना रहेगा। ठीक है ना? अब इसके देखो बेटा एक 5 ईयर प्लान आया था। ये 5 ईयर प्लान क्या होता है बेटा? सबसे पहला जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ये 5 ईयर प्लान क्या है? 5 ईयर प्लान होता है कि आने वाले 5 सालों में हमें अपने देश के लिए कैसे डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं। इसको बोलते हैं 5 ईयर प्लान। किस तरीके से हम इंडस्ट्री ग्रो करेंगे, है ना? अब इंडस्ट्री कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, हम कैसे अपने कंट्री में चीजें प्रोग्रेस करेंगे, कैसे चीजें हम आगे बढ़ाएंगे अपने देश में, इसके लिए प्लान आते हैं। तो पहला 5 ईयर प्लान कब आया था बेटा? 1951 में। क्लियर है कि नहीं क्लियर? पहला 5 ईयर प्लान वाज इन 1951 से लेकर 1955 तक, 51 to 55, ठीक है ना? दूसरा आया था फ्रॉम 1956 to 1961, 56 सॉरी, दूसरा आया था 56 से 61। ठीक है ना? तो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, सेकंड 5 ईयर प्लान आया था। इस तरीके से करते करते आज 12 या 13 5 ईयर प्लान चला जा रहा है। ठीक है? ओके, तो ये जो 5 ईयर प्लान आया था किस पे फोकस किया गया? फोकस स्ट्रांगली ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज लगाने के लिए। और कौन सी इंडस्ट्रीज? हेवी इंडस्ट्रीज, स्टील की, आयरन की, बड़े बड़े लोकोमोटिव पार्ट्स की। ठीक है ना? इस तरह की इंडस्ट्रीज को लगाने की बात करेंगे, इस तरह की इंडस्ट्री सेटअप करनी चाहिए। तो स्ट्रांगली ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, जैसे कि स्टील बाय पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट। जैसे आप गवर्नमेंट की बात करें, जैसे आपने भेल सुना होगा, जैसे आपने बेटा सेल सुना होगा, है ना? क्या है ये? जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सेल है, स्टील अथॉरिटी, स्टील का फॉर्म बताना। अरे सेल है, सॉरी दिस इज नॉट स्टील, सेल है। ठीक है ना? तो ये सारी इंडस्ट्री को हमें सेटअप करना है। इसके अलावा और बता सकते हो कौन सी आती है? और कौन सी आती है? और कौन सी बताओ मुझे? और इंडस्ट्री बताओ। गवर्नमेंट इंडस्ट्री पूछ रही, गवर्नमेंट इंडस्ट्री पूछ रही, और बहुत सारी बेटा आपकी, कई सारी है। लो सत्यम पांडे कह रहा है डेयरी मिल्क है, भाई डेयरी मिल्क कहां से आ गया बीच में? भेल हो गया, भेल तो हो गया। और बताओ हेल, शाबाश, इट इज हेल आल्सो, हेल। तो दीज आर बोला कि भाई इस तरह की इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट सेटअप करेगी। इसके अलावा हम क्या करेंगे? हमको डैम बनाने हैं, बड़े बड़े डैम बनाएंगे। अब डैम बनाने से क्या होगा? डैम बनाने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, तो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी बनती है। दूसरा खेतों में इरिगेशन हो सकता है। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन एंड इरिगेशन बाय द पब्लिक सेक्टर। क्या कह रहा है? अप्रोच ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान वाज क्रिटिसाइज्ड बाय सम पीपल। कुछ लोगों ने इस 5 ईयर प्लान को, गेल है, वेरी गुड, हां बेटा गेल भी है, शाबाश। देखो ये जो 5 ईयर प्लान बनाया था जिसमें ये बोला गया कि हमको इंडस्ट्री सेटअप करनी है। ठीक है ना? इस 5 ईयर प्लान में मोस्टली किस चीज पर फोकस किया? इंडस्ट्री पर फोकस किया। तो कुछ लोगों ने इस 5 ईयर प्लान को क्रिटिसाइज किया, बोला कि नहीं ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि हमको एजुकेशन पर, हमको एग्रीकल्चर पर, हमको एनवायरमेंट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। हमें अपने देश की ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी है जिसमें हम अपने देश के एग्रीकल्चर को अपलिफ्ट कर सके, एग्रीकल्चर में बेटरमेंट कर सके, लोगों को एजुकेशन पहुंचा सके, लोगों को एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये सारी चीजें हम दे सके। तो कुछ लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया था। तो अप्रोच ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान वाज क्रिटिसाइज्ड बाय सम पीपल आर्ग्यूइंग दैट, क्या कह रहे थे? इट हैड नो, क्या कह रहे थे? दैट हैड नॉट पुट एडुकेट एम्फेसिस, क्योंकि आपने सारा कंसंट्रेशन इंडस्ट्री पे कर दिया, आपने कोई कंसंट्रेशन एग्रीकल्चर पे नहीं किया, आपने कोई कंसंट्रेशन हेल्थ पर नहीं किया, आपने कोई ध्यान एजुकेशन पे नहीं किया। तो उनका मानना है कि इंडस्ट्री के साथ साथ इनको भी आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ठीक है? सो विद दिस नाउ आई कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। ये लेक्चर मेरे बच्चे आपका यहीं पर पूरा हो जाता है। ठीक है ना? अब आज भाई यहां पर बना लेते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ क्या कह रहा है? डैश डाइड फास्टिंग फॉर डिमांड ऑफ सेपरेट स्टेट फॉर तेलुगु पीपल। कौन सा वो व्यक्ति था जिनकी डेथ हो गई थी जब उन्होंने तेलुगु स्टेट की डिमांड करते करते? बताओ किनकी डेथ हो गई थी? हु डाइड फॉर डिमांडिंग सेपरेट स्टेट फॉर तेलुगु? एसी राव, पट्टी सिरमलू, मौलाना आजाद, टीटी कृष्णमाचारी। बहुत हंस रहे हो तुम लोग भाई। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इट इज पट्टी सिरमलू। मार्क कर लो ऑप्शन नंबर बी, गुड। सो लक्ष्य फर्स्ट, अंजल सेकंड, सुधीर थर्ड, लेजेंडरी वंश एंड श्रेयस ऑन द फिफ्थ पोजीशन। डैश वाज फाउंड ऑन 1 अक्टूबर 1953। 1 अक्टूबर 1953 के दिन कौन सी स्टेट बनी थी? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश? बताओ कौन सी स्टेट बनी थी? कौन सी स्टेट बनी थी?
आंखों में क्या कह दिया, दिल में दीवाना धड़कने लगा। भाई कौन सी वाली थी? इट वाज आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के बनने पर ही बाकी सारे स्टेट की डिमांड आ गई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। गुड। अरे महाराष्ट्र कहां लगा दिया यार? 1953 में आंध्र प्रदेश बनी थी। लक्ष्य फर्स्ट, अंजल सेकंड, सत्यम थर्ड, सुधीर फोर्थ, देव वर्मा फिफ्थ। नेक्स्ट, द प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप। प्लानिंग कमीशन कब बना था भाई? चलो बताओ। 1947, 1950, 1952 या 1953? प्लानिंग कमीशन कब बना था? व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन सेट अप? प्लानिंग कमीशन पूछा है, देखो प्लानिंग कमीशन। डरना तो बंदेया, रुकना तो बंदेया, राह पे चल बंदेया। अपने हिसाब से दिल की किताब पे कुछ तो नया लिखो यारो। अरे वाह, हो गया। तो भाई मुझे पता नहीं क्यों अंदर से फीलिंग आई, मैंने गलत मार्क किया होगा। इट इज ऑप्शन नंबर बी 1950। वाह वाह, राम इसमें 10 निकल आएंगे। क्या किया ये भाई साहब? 1947 में तो इंडिया आजादी हुआ था, तो कमीशन कैसे बन सकता है? हैं? मजा आ गया मुझे। देन 31% है। देन 52 में, 52 में कहां बना था मेरे भाई? कैसी बातें कर दी यार। ये देखो, सेटअप प्लानिंग कमीशन 1950। मजे आ गए यार। मोए 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 मोए, मेरे को मजा आ गया। सुधीर फर्स्ट, अन्नय सेकंड, यशराज थर्ड, भक्ति ऑन द फोर्थ। भक्ति बहुत देर बाद भक्ति आ गई आज। एंड फिफ्थ में वी आर मूविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश वाज फॉर्मुलेटेड इन 1956। 1956 में क्या आ गया था बताओ? 1956 में क्या आया था? चलो बताओ। फाइनेंस कमीशन, सेकंड 5 ईयर प्लान, प्लानिंग सॉरी फाइनेंस कमीशन, सेकंड 5 ईयर प्लान, प्लानिंग कमीशन या एग्रीकल्चर कमीशन? मोए मोए हो गया, सच में हो गया। क्या जबरदस्त तुमने आंसर दिया ना, इतिहास वाला आंसर दिया तुमने, सच में इतिहास वाला आंसर था। हाँ जी, हाँ बी 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 बी। हाँ जी देखो, 56 में क्या आया था? सेकंड 5 ईयर प्लान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उम्मीद करते हैं सही लगाया होगा, उम्मीद है मुझे, बाकी मुझे पता नहीं। कौन है ये फाइनेंस कमीशन लगा रहा है बेटा? पढ़ाया मैंने फाइनेंस कमीशन? नहीं पढ़ाया फाइनेंस, नहीं पढ़ाया, तब भी तुम लोग आगे भागते हो, तब भी तुम्हारे मैंने मेहनत रखा, उछलते हो आगे को। सो लक्ष्य फर्स्ट, सुधीर सेकंड, श्रेयस थर्ड, हेम पाटिल फोर्थ एंड आयुष ऑन द फिफ्थ पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डैश वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। भाई चेयरमैन कौन हुआ? द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी कौन थे चेयरमैन बताओ? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। राजेंद्र प्रसाद, टीटी कृष्णाचार्य, बी आर अम्बेडकर, एस सी सिन्हा। बताओ। सी, सब सी बोल रहा हूं, इसमें मैंने गलत कर दिया। तो भैया ये मोई मोई टेन तुम्हारे लिए आया है। एक कह रहा है मोई मोई मतलब यू आर लेट। मोई मोई का मतलब होता है यू आर लेट, ये आके चला गया मोई मोई। ओके, सो हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी? अक्कर बक्कर लंबे वो 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा, चोर को पकड़ लो, रस्सी में जकड़ लो, माफी मांगे छोड़ दो। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। मार करो, देखो ना। अरे गजब, किसी ने ए भी मार किया, राजेंद्र प्रसाद भी मार करा हुआ है। वाह, हमने यहाँ पे पूछा ना प्रेसिडेंट बारे में, प्रेसिडेंट हमने तो भाई प्रेसिडेंट कौन है, तुमने राजेंद्र प्रसाद मार किया। मैम हमारी तो कोई गलती नहीं है, आप चलिए पढ़ाओ, हम तो गलती कराएंगे तो हमें आता है, आप पढ़ाओ तो पढ़ा रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लक्ष्य फर्स्ट, अंजल सेकंड, श्रेयस थर्ड, सुधीर फोर्थ, देव वर्मा फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 1966 में द स्टेट ऑफ पंजाब वाज डिवाइडेड इनटू पंजाब एंड, आपको ये बताना है कि 1966 में जो पंजाब स्टेट थी, ये पंजाब और किस में बट गई? चलो बताओ। दिल्ली, हरियाणा, कश्मीर, राजस्थान। बताओ। बी कह रहे हो? दिल्ली, हरियाणा, कश्मीर, राजस्थान। हमारी को ना समझ में आवे थारी भाषा। ओहो बड़ी चौकी लगे है। अरे हमारी जोइयां छोरो से कम है के? सो व्हिच लैंग्वेज इज दिस? व्हिच लैंग्वेज हैज स्पोकन? खड़ी भाषा है, किसकी है? हरियाणा की है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, पंजाब से टूट के हरियाणा बना था। मार कर लो ऑप्शन नंबर बी को। कहीं रुका, कहीं अगर तू रुका। वेरी गुड। Lakshya first, Anjal second, Satyam third, Shreyash fourth, and Shubham on the fifth position. So with this now I come to the end of this lecture. So आज की क्लास में we have Sudhir on the first, Soumya second, Piyush third, Yashraj fourth, Siddharth fifth, Bharat sixth, Ibrahim seventh, Sujanya eighth, Mohib ninth, and Anay on the 10th position. So with this now I come to the end of our this lecture. और ये बेटा आपका लेक्चर यहाँ पर पूरा हो गया है। अब इसका एक और पार्ट बचा हुआ है, वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, and tomorrow will be the last class of your Umang. Then we'll do revisions. ठीक है ना? Okay? बाकी बताओ सब कैसा है? बढ़िया है? मजे में है? All good? All good? All good? All good? Song सुना दे। कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर, कदम कदम बढ़ाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है, डरना तू बंदेया, रुकना तू बंदेया, राह पे चल बंदेया। ठीक है ना? चलिए मेरे एंजॉय करते रहिए, मजे करते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। कल हम मिलेंगे फिर से एक बार और द लास्ट टाइम, एंड देन आई विल कीप ऑन कमिंग एंड इंटरैक्टिंग विद यू पीपल इन द रिकॉर्डेड लेक्चर्स। उसके बाद हम रिवीजन बेटा स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर अगले सेशन में। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हंसते रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे अहेड। बाय बाय।